हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एसएसटी वाले आर पर। इससे पहले मैंने जो है क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का एक वीडियो ऑलरेडी जो है बना रखा है। यह मेरा वीडियो पार्ट 2 है, मतलब वीडियो 2 है। अगर आप इस वीडियो फर्स्ट को जो है मतलब 1 को जो है नहीं देखें हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को जो है देखें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको अच्छे से जो है आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। चैप्टर 2 का जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय। चैप्टर 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय। हिंदी इकोनॉमिक्स मतलब हिंदी में से अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है तो हिंदी में से कहा जाता है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जो है कहा जाता है। तो हम अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2 का राज्य एवं राष्ट्र की आय में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम, बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में जो है हर बार किसी न किसी रूप में जो है पूछा ही जाता है। आपके एसएसटी चैप्टर में जो है टोटल 80 अंक का जो है प्रश्न आंसर होता है। उसमें 80 अंकों में से लगभग 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का जो है इस इकोनॉमिक्स चैप्टर से होता है। उसके बाद जो है बाकी भूगोल से, उसके बाद इतिहास से और जो है राजनीति शास्त्र या आपदा प्रबंधन से जो है होता है। तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर जो है एक एक नंबर आपके खाते में जुड़कर जो है आपकी खाते की संख्या क्या करता है, बढ़ाता है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय, जो भारत का जो राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होता है, उस नेशनल इनकम का जो आकलन है, जो मापन, आकलन मतलब मापन जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, मतलब कौन सी संस्था जो है जारी करती है। हर साल इसका आंकड़ा होता है, नेशनल इनकम आता है, तो उस नेशनल इनकम का जो है मापन क्या करता है। तो देखिए इसका थोड़ा इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले इसका जो मापन है पुराने मतलब अभी तो वर्तमान में दूसरी संस्था करती है, लेकिन सबसे पहला इसका मापन जो है CSO, इसे अंग्रेजी में कहा जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में अगर कहा जाए तो केंद्रीय, हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपको यह याद रखना है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये संस्था जो है, इस संस्था को इससे पहले इस संस्था की सहायता के लिए एक और संस्था गठित है जिसे कहा जाता है NSSO। इसे हम अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन जो है कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन जो है कहा जाता है, सर्वेक्षण संगठन। लेकिन क्या है कि 2019 में जो है इन दोनों संस्थाओं को जो है आपस में जो है मर्ज कर दिया, मतलब मिला दिया, और मिलाने के बाद जो है एक नए संगठन का जो है निर्माण हुआ जिसे कहा गया NSO। इसका जो है C हटा दिया गया और इसका एक S क्या कर दिया गया, हटा दिया, और एक S क्या हो गया, कॉमन। इससे बन गया NSO। इसे अंग्रेजी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि अगर आपको यह सवाल पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो कौन सी संस्था करती है, तो आपको क्या बताना है। अगर आपके ऑप्शन में ये NSO नहीं रहे, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं रहे, तब आपको क्या लगाना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन अगर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं दिया हो, अगर आपके ऑप्शन में NSO दिया है, तो आपको क्या लगाना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि किस भारतीय द्वारा जो है सर्वप्रथम मतलब पहली बार जो है 1868 में भारत के राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का जो है आकलन किया गया था, मापा गया था। तो उनका नाम है दादाभाई नौरोजी ने जो है सर्वप्रथम जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया इस पुस्तक में जो है पहली बार इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय का जो है आकलन लगाया था और इन्होंने इस पुस्तक में भारत का जो राष्ट्रीय आय था वह 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? 20 रुपया। तो इससे आपका 3 सवाल आ जाता है। क्या 3 सवाल है? एक ही सवाल में देखिए, एक सवाल ये सिर्फ कहने का है, लेकिन इसमें 3 सवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस वर्ष की गई थी, तो आपको क्या बताना है? 1868 में। किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 2 सवाल हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसकी पुस्तक है, तो आपको क्या बताना है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगर आपको बताना है कि कितना जो है बताया था, तो 20 रुपया। कितना बताया था? 20 रुपया जो है बताया था। उसके साथ एक सवाल आपको और याद रखना है कि किसे जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अगर आप एक बात, एक सलाह है आपके लिए कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने पास जो है एक नोटबुक जो है जरूर नया सवाल आता है या आप जिस सवाल को नहीं जानते हैं तो उस सवाल को आप क्या करें? नोट करें। क्या करें? नोट करें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति, मतलब भारत का सबसे बूढ़ा व्यक्ति किसे कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। याद रखना। अब चलते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया था? तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है ये पीसी महालनोबिस में आपके कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पूरा नाम दिया जाता है। तो इनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने जो है पहली तो इनकी अध्यक्षता में जो है 1949 में जो है राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो आपको अगर पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में जो है पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि 1949 में जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उसके बाद इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1951 में दिया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है कब पेश की थी? राष्ट्रीय आय जो समिति है, जो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने जो है अपनी पहली रिपोर्ट जो है कब दी थी? तो अप्रैल 1951 में। अप्रैल 1951। आपको क्या याद रखना है? अप्रैल 1951। यह आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महाल जो एक अर्थशास्त्री थे। उसके बाद इस समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? पहला रिपोर्ट कब दिया था? तो 1951 में, अप्रैल 1951। अब चलते हैं हम चौथे सवाल में। चौथा सवाल है, देखिए एक सवाल में कई सवाल है, इसी अगर तीसरे सवाल में आप देखा जाए, देखिए एक सवाल यहाँ हो गया, एक सवाल तो ये पक्का हो गया। आपसे यह पूछा जाए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भी कब हुआ था, तो हम बता देते हैं कि 2 मई नहीं बताए थे, 2 मई 1951। 2 मई 1951 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951। सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951। इसमें एक सवाल छूट गया था, सॉरी गलती से। तो अगर आपको बताना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को, 2019 से जो है अब कौन करता है? तो एनएसओ। ठीक है। तो तीसरे सवाल में देखा जाए तो कई सवाल थे। चौथे सवाल में चलते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 से 49 के दौरान, 1948 से 49 के दौरान, मतलब एक साल का आंकड़ा के दौरान जो है भारत का जो है राष्ट्रीय आय कितना था? राष्ट्रीय आय कितना था? तो ये आंसर होगा आपका 8,650 करोड़। 8,650 करोड़। मतलब पूरे भारत में जितना चाहे वो सेवा से, चाहे वो वस्तु से, जिससे भी आय प्राप्त होता था, उस समय जो है भारत के पास कितना रुपया था? तो 8,650 करोड़ था। तो आपको कुछ बातों को सिर्फ याद रखना है, उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानना है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 से 49 के दौरान जो है भारत का राष्ट्रीय आय कितना था, तो आपको क्या बताना है, 850 करोड़ बताना, 8,650 करोड़, 8,650 करोड़। उसके बाद है 5वां सवाल कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो ये बताना है $950, $950 था, $950। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो $950। और 1948 से 49 के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी, तो 8,650 करोड़, 8,650 करोड़। तो चलते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, कब से कब तक है, तो 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब डाटा ब्यूरो वर्ष, मतलब सरकार जो है अपना लेखा जोखा जो है कब से कब तक जो है कर लेती है। तो 1 अप्रैल, जैसे 2024 का 1 अप्रैल होगा तो 2024 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक जो है सरकार अपनी जो जितना भी उसका आय होगा, व्यय होगा, उन आय व्ययों का आंकड़ा जो है जैसे क्या कहा जाता है, बजट कहते हैं। उसके बाद है कि उत्पादन एवं आय गणना, मतलब ये राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है आर्थिक दृष्टिकोण से डैश है, तो क्या है, तो सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक होता है। सहज होता है, व्यवहारिक होता है और क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। उसके बाद है 8वां नंबर सवाल कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि वृद्धि होता है। अभी कैसे, अगर इस तरह से आप याद करिएगा तो आपको जो है कंफ्यूजन होगा। तो क्या होता है कि आपने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा है, तो हम आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है, प्रति व्यक्ति आय जो बराबर होता है वो राष्ट्रीय आय, अगर हमारे पास जितना राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय, क्या बताना है, कुल राष्ट्रीय आय में अगर हम देश की कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो बताइए, अगर हम मान के चलिए कुल राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, अगर कुल राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि अगर कुल बढ़ जाएगा तो हमारा जो भागफल आएगा वो बढ़ा हुआ वृद्धि होगा। तो कुल आय बढ़ने से भी क्या होगा, वृद्धि होगा। या मान के चलिए देश की जनसंख्या को घटा दे, मान के चलिए देश की जनसंख्या को हम क्या कर दे, कम कर दे। तो बताइए, किसी भी संख्या में अगर हम कम से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक है कि पहले ज़्यादा से दे रहे थे, अब कम से दे रहे हैं, तो आपको हमारा भागफल क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो अगर हम देश की जनसंख्या को कम कर दें तो हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, या हम देश के कुल राष्ट्रीय आय को बढ़ा दें तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा। और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो कुल राष्ट्रीय आय भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको उल्टा करके पूछ जाए कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में क्या होगा, तो क्या आपको क्या बताना है, वृद्धि होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देश की कुल जनसंख्या को कम कर दिया जाए तो भी प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन देश की कुल जनसंख्या को अगर बढ़ा दिया जाए, अगर हम 4 व्यक्ति थे, अगर हम 6 व्यक्ति हो जाए तो हमारे घर की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद है कि 9वां सवाल कि बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच जो है कुल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, कुल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का प्रतिशत जो है कितना था। तो आपको क्या बताना है, 11.03%, 11.03%, यही सब सवाल पूछे जाते हैं, 11.03%। उसके बाद है EDI का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। उसके बाद है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू
उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसी में आपको जीएनपी पूछ सकता है, तो जीएनपी का क्या होगा, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन को खाली सिर्फ क्या बदलना है, बदल देना, जीएनपी आएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो शुद्ध होता है, वो क्या होता है, शुद्ध होता है, ये शुद्ध नहीं होता। इसमें देश की कुल राष्ट्रीय आय का जो है जुड़ा हुआ रहता है। जितना भी हमारा वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है, किसी जीडीपी का पूरा परिभाषा अगर देखा जाए तो किसी देश या किसी भी क्षेत्र में, किसी देश या किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित सेवा एवं वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है, एकदम अंतिम मूल्य, जो लास्ट का जो मूल्य होता है, जो मार्केट मूल्य होता है, उन अंतिम मूल्य के कुल आंकड़े को क्या कहा जाता है, जीडीपी। उस अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी। क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है यह समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको काफ़ी अगर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में जो है कमेंट जरूर करें, साथ ही इसे लाइक्स करें और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को अगर आप नया व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही शेयर करें अपने आसपास के दोस्तों को, जिससे उन्हें भी जो है कुछ सीखने को मिले। ठीक है, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर से हम अगले नए टॉपिक में जो है नए सवालों के साथ मिलेंगे।